everyone, welcome to our YouTube channel Speed Up Study. So last lecture में हमने देखा था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था. आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर 2 है अब हमारे पॉलिटी के सीरीज का, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं DPSP यानी कि पार्ट नंबर 4. इसमें जो पार्ट नंबर 4 हम पढ़ेंगे उसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, फिर मैं तो आपको समझा ही रही हूँ. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि DPSP, वो किसी भी स्टेट को उनको ये बताती है, एक ऐसी रूल बुक है कि उनको अपने स्टेट को कैसे चलाना है. कुछ बेसिक से रूल कि आपको अपने स्टेट में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने को हमको बताती है और ये करना ही चाहिए हर स्टेट को. लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ा डिफरेंस DPSP और फंडामेंटल राइट में, वो क्या है. यानी कि जैसे कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट. लेकिन अगर DPSP अगर कोई स्टेट के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर वो लागू नहीं करवाते हैं किसी स्टेट में, तो हम कहीं पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए कि किसी स्टेट पॉलिसी DPSP पे हमारा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म कराना, अगर वो नहीं करा रही है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं करा सकते कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे स्टेट में या फिर हमारे गांव में, हमारे शहर में ये काम नहीं करवाया है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर वी कैन से लीगल राइट, और वी कैन से कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. वो वाला ऐसा राइट नहीं है. ये सिर्फ एक डायरेक्शन दी गई है स्टेट को कि आपको अपने स्टेट को कैसे चलाना है. तो बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं. DPSP हमारा आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इसके पढ़ेंगे, फिर आगे देन देखते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38, जो कि बताता है स्टेट को बताता है टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक तरीके से पीपल को, जो कि स्टेट में रहते हैं, वो एक स्टेट को एक निर्देशन दे रहे हैं, एक नीति निर्देशक कारण है जिसकी वजह से वो स्टेट को बता रहे हैं कि आपको अपने पीपल को अच्छे से हेल्दी लाइफ, सिक्योरिटी से भरी हुई लाइफ, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ कैसे देनी है. सो इट्स नॉट दैट कि अगर वो हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम डायरेक्ट उनको सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम. सो नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 40. आर्टिकल 40 में हमको बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मीन्स हमारे गांव में आपने काफ़ी ज़्यादा बार सुना होगा कि हमारे यहाँ पे कोई 5 जो पंच होते हैं, उनके जो हेड होते हैं उन्हें सरपंच कहते हैं. सो दैट इज़ द सिस्टम ऑफ विलेज पंचायत. तो हम इसको पंचायत वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे. अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टेट को ये भी एक तरीके से डायरेक्शन होती है कि आप अपने गाँव में विलेज पंचायत जरूर स्टैब्लिश कराएं. तो ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर हमारे 40 की. आर्टिकल 38 आई होप आपको समझ में आ गया हो. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 41 में, जो कि हमें बताता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज एक्सेट्रा. यानी कि ये भी स्टेट को हमारे उसको नीति या निर्देश दिए जाते हैं कि हमारे स्टेट के हर एक पर्सन को राइट टू वर्क है तो उसको वर्क ज़रूर मिलना चाहिए, उसको राइट टू एजुकेशन है तो उसको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, एंड द पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई ओल्ड एज पीपल्स हैं, जैसे कि हर स्टेट में हर जगह होते ही हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, क्या आपके पास उनके लिए व्यवस्था है अपने स्टेट में करने के लिए, तो उसको भी जो हमारी DPSP है वो बताती है कि आपको ओल्ड एज पीपल्स के लिए, अनएम्प्लॉयड पीपल्स के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, इन सब के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए. अगर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो देन ऑफ कोर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं इसके अगेंस्ट. ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 44 पे, जिसमें आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स. ये क्या होता है? ये एक ऐसा कोड, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि एक सारे स्टेट्स पर
पूरे एक होल स्टेट पर लगता है, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इसमें हम नहीं बता सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नहीं होगा तो उसमें कभी कभी हो सकता है कि हिंदुओं के लिए कोई अलग रूल्स हो, मुस्लिम्स के लिए कोई अलग रूल्स हो, सिख्स के लिए अलग रूल हो, एंड फॉर क्रिश्चियंस देयर आर डिफरेंट रूल्स। ऐसा नहीं है। तो ये भी एक नीति निर्देशन है स्टेट के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी सारे स्टेट में हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में देखें तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, एंड एमपी में भी ये बात चल रही है सिविल कोड लाने की। सो इट्स गुड फॉर एवरी स्टेट कि अगर अगर अलग अलग रूल ना हो देन इट्स बेनिफिट फॉर आवर स्टेट। ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपको इसमें से मैं जो समझा रही हूँ अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो आप मुझसे उसके लिए वीडियो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 46 पर, जो कि हमें बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड द अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें हमें जो SC STs हैं या फिर EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, उसमें अगर उनको सिक्योरिटी देने की बात आती है कि अगर उनको कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, क्राइसिस है पूरी कम्युनिटी को, तो हम उसको जो स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो देखें उनको। SC ST को अगर कोई दिक्कत आती है एज इन अ एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, अगर उनको एजुकेशन ढंग से नहीं मिल रही है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छे से प्रोवाइड कराएं और इक्वेलिटी बनाकर रखें अपने स्टेट में, अपने पूरे राज्य में। सो ठीक है, सो ये अपना आर्टिकल 46 में आता है। तो आर्टिकल 46 तक हमने कवर कर लिया है। टोटल जो DPSP में है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं, जो कि है DPSP में, जो कि किस में आता है, पार्ट 4 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 49, जो कि हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो हम जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत मीडिएवल हिस्ट्री के टाइम के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना हमारी इंडिया के कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी स्टेट को बताया गया है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके स्टेट में अगर कोई भी ऐसी चीज़, मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई भी ओल्ड आर्टिफैक्ट्स या फिर आर्किटेक्चर्स पाए जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। ये स्टेट को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, एंड अगेन अगर वो नहीं करती है देन वी कांट डू एनीथिंग। इन द आर्टिकल 50 इट सेज अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमें समझना हुआ कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। सो जुडिशरी का मतलब होता है द लॉ मेकिंग बॉडी। जो जुडिशरी का मतलब होता है जब पर्सन हु प्रोटेक्ट्स द लॉ, मीन्स जैसे कि हमारे जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, जो लॉज बनाते हैं, जो कि उसको कहते हैं जुडिशरी, जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द एग्जीक्यूटिव, जिनकी जिम्मेदारी होती है उस लॉ को एग्जीक्यूट कराना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना किसी भी जगह पे। तो ये आर्टिकल 50 हमें बताता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए। दे शुड नॉट बी इंटरमिक्स्ड, और बिकॉज फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी किसी भी स्टेट में, क्योंकि कभी जुडिशरी किसी कोई फैसला सुनाती है उस पर अगर एग्जीक्यूटिव बीच में आता है then it's so unconstitutional for the state or for the individual also. Okay, so next we'll come across to the article 51, which is the last article of the directive principles of the state policy, which is DPSP. So article 51 में हमें समझ में आता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किसी भी स्टेट का बॉर्डर अगर किसी इंटरनेशनल स्टेट या इंटरनेशनल कंट्री से मिलता है तो वो उस स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट में अपने कंट्री के लोगों को, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है उसके कंट्री के लोगों को के बीच में शांति बनाए रखें और सिक्योरिटी भी रखें। जैसे कि आपको पता है हमारा उत्तर प्रदेश है वो नेपाल से बॉर्डर बनाता है, त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से हमारा जो बॉर्डर बनाता है। ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान से हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है वो चाइना से, हमारे जो देश हमारा है
वो काफ़ी सारे देशों से, अलग अलग देशों से बॉर्डर बनाता है। तो ये सारे स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट में शांति और पीस, व शांति और सिक्योरिटी बनाकर रखें, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो सके, कोई भी न्यूसेंस ना फैले स्टेट में। तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली डीपीएसपी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 4A। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। वेट अ मिनट, 22 पार्ट्स थे, लेकिन कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स के बाद हमारे यहाँ पर 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो वो पार्ट्स कैसे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है पार्ट 4A। अब वैसे तो हमने पढ़ लिया था कि पार्ट 4A नहीं है, ऑब्वियसली पार्ट 4 ही मेन है, लेकिन अगर हम इसको भी काउंट करते हैं एज अ पार्ट, तो हमारे पास इसमें पार्ट 4A भी काउंट होता है। तो ऐसे करते करते हमारे पास 25 पार्ट्स टोटल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है पार्ट 4A में क्या कंक्लूडेड है, इट्स फंडामेंटल ड्यूटीज। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारे हक के बारे में तो हमें पता है, लेकिन हमारे ड्यूटीज के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमें बताता है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में हमें पता चलता है विच इज, मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं, दैट इज एडेड इन 1976। जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते रहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ पार्ट्स जो कि है वो एड ऑन हो चुके हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आर्टिकल 51A, यानी कि हमारा जो आर्टिकल 51 था वो तो डीपीएसपी में आ रहा था, लेकिन 51A विच कंस्टिट्यूटेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज which is added in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act। और पहले ये सिर्फ 10, जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनी हुई थी तब ये सिर्फ 10 थी, बट नाउ इट इज, as of now it is 11 which is added by the 86th Constitutional Amendment Act, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ ऑफ कोर्स, जिसमें हमारा एजुकेशनल राइट आ गया था कि छोटे बच्चों को जो कि 14 एज से कम है उनको फ्री एजुकेशन देने का भी प्रावधान है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। हर पेरेंट्स को उनको देनी चाहिए, दैट इज़ आवर ड्यूटी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वो पूछते नहीं है एग्जाम्स में कि इस ड्यूटी, ये कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसके लिए वीडियो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि इसमें हम लोगों को बताते हैं कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें अपनी कंट्री के लिए, कंट्री की जो संप्रभुता है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो पीस है, उसको बनाकर रखना चाहिए। पूरा हमें लोगों के साथ शांति बनाकर रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इंटीग्रिटी को भी कोई नुकसान पहुंचे हमारे देश की। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, और ये बहुत ही बेसिक है, जो कि हम लोग को हर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ध्यान देना चाहिए। सो और भी अगर आपको इसमें से कुछ डाउट हो, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्वर्ण सिंह रिपोर्ट। जो स्वर्ण सिंह रिपोर्ट है, एक कमेटी बिठाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो वो हमारी अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट से आई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और कमेटी का नाम क्या था, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।